नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, नॉर्सेट 2021 की तैयारी के लिए चल रही हमारी वेब सीरीज़ में चलिए शुरू करते हैं नए एपिसोड के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ए पेशेंट इज टू रिसीव इपोजन इंजेक्शंस, what laboratory value should the nurse assess before giving the injection। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है वो चीज़ें हमें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर एक टर्म लिखा है, वर्ड लिखा है इपोएटिन या इपोजन। इपोएटिन क्या है चीज़ दोस्तों? एरिथ्रोपोएटिन से मिलता जुलता कोई वर्ड है, यानी कि ये एक तरीके का एरिथ्रोपोएटिन ही है। एक तरीके का एरिथ्रोपोएटिन का मतलब रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है किसकी? एरिथ्रोपोएटिन की। दोस्तों, ये क्या काम में आता है? इपोएटिन ये आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है कहाँ पर? बोन मेरो में आरबीसीज का जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टिमुलेट करता है। इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों? इपोएटिन को क्या नाम दे देते हैं? एरिथ्रोपोएटिक स्टिमुलेटिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज। इपोएटिन के अलावा एक नाम और आता है डार्ब इपोएटिन। दोनों एक ही नाम है दोस्तों। इपोएटिन अल्फा, डार्ब इपोएटिन अल्फा, ये दोनों एक ही नाम है। क्या काम करते हैं? एरिथ्रोपोएटिक स्टिमुलेटिंग एजेंट है। मतलब एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आरबीसी जो हैं वो ज़्यादा बनती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ हमें और पता होनी चाहिए। इपोएटिन से रिलेटेड हमें एक दो बातें और पता होनी चाहिए। इपोएटिन जो है ये आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो क्या हो जाता है? हीमेटोक्रिट का लेवल भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ेगा दोस्तों? हीमेटोक्रिट, ना कि एचबी का लेवल। एचबी का लेवल मैटर नहीं करता, यहाँ पर बढ़ना मैटर करता है हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ना। हीमेटोक्रिट बढ़ता है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो भी राइज होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कभी आता है तो इपोएटिन जिस पेशेंट को देते हैं उसका हीमेटोक्रिट लेवल भी ध्यान में रखना है और बीपी भी मॉनिटर करना है। हीमेटोक्रिट जो है वो 2 हफ्तों में, 2 वीक में 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब कि आज की डेट में हीमेटोक्रिट का लेवल मान लीजिए 40 है, तो 2 हफ्ते के बाद में जिसको इपोएटिन चल रहा है वो 44 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ये 44 से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब पेशेंट जो रिस्क पर है किसके? हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है उसकी रिस्क पर आ जाएगा। पेशेंट को थ्रोम्बोसिस के चांसेज भी हो सकते हैं, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है दोस्तों। तो इपोएटिन जिन पेशेंट्स में चल रहा है उसमें हीमेटोक्रिट का लेवल देखना जरूरी है, ना कि एचबी का, और साथ में बीपी का, क्योंकि ये बीपी भी बढ़ाता है। 2 हफ्ते में इसका 4 पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट इज टू रिसीव इपोएटिन इंजेक्शन, व्हाट लेबोरेटरी वैल्यू शुड यू असेस बिफोर गिविंग इंजेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, किसकी वैल्यू देखेंगे? हीमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, दोनों एक ही हैं। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नहीं। हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन नाम मैंने मना किया। प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं जी। तो हीमेटोक्रिट की वैल्यू देखते हैं। अगर आपसे किसी वाइटल के लिए बोल देता तो किसकी वैल्यू देखते दोस्तों? क्या इसको कौन सा वाइटल देखते हैं हम? ब्लड प्रेशर देखते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। वेन बिगिनिंग आईवी एरिथ्रोपोएटिन, इपोजन या प्रोक्रिट जो है एरिथ्रोपोएटिन ही होता है, इपोएटिन जो होता है थेरेपी, द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखिए हमें क्या क्या दिमाग में रखना है। किस समय में एरिथ्रोपोएटिन थेरेपी चलते समय किसी भी पेशेंट को, यानी जो अभी हम इपोएटिन लगा रहे थे, उससे हमें क्या क्या रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो पेशेंट की हमें पता होनी चाहिए। पेशेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है।
तो एरिथ्रोपोइटिन के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया, ये क्या काम करता है, आरबीसीज का सिंथेसिस बढ़ाता है, ठीक है ना, और इसलिए हमें बीटी की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम ई पोइटिन दे रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा इसके पॉइंट्स दिमाग में रख लीजिए, हमेशा कैसे दिया जाता है, आईवी, लेकिन आईवी लाइन के थ्रू देते हैं, डायरेक्ट कोई आईवी पुश नहीं देते, पहली चीज। दूसरी चीज, अदर मेडिकेशन के साथ में नहीं दिया जाना चाहिए, इसके साथ में दूसरी मेडिकेशन नहीं चलनी चाहिए, कभी भी अकेला दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज है दोस्तों, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के समय क्या चीजें असेस की जानी चाहिए, असेसमेंट किसका होना चाहिए। वाइटल्स की बात करें तो बीपी, क्यों, क्योंकि पेशेंट का हीमेटोक्रिट बढ़ता है, हीमेटोक्रिट बढ़ता है जो कि पेशेंट का बीपी भी बढ़ाता है, इसलिए दोनों का असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जरूरी है। हीमेटोक्रिट कितना बढ़ना चाहिए, 2 हफ्ते के अंदर चेक करेंगे तो 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 4 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब इपोएटिन की डोजेज जो है वो कम किए जाने की ज़रूरत है, इसका मतलब, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट होंगे किसकी वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, हेडेक्स हो सकते हैं, पेशेंट को डिजीनेस आ सकती है। डिजीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेशेंट को किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से या फिर ड्राइविंग के लिए मना किया जाता है, ये एकदम से कंप्लीटली मना ही है। अगर कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये इसकी थेरेपी जो चल रही है वो इफेक्टिव है या नहीं है, किससे पता लगाएंगे, अगर हीमेटोक्रिट का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इफेक्टिव है। एचबी से हम नहीं देख सकते, लेकिन हीमेटोक्रिट भी एक लेवल में बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा बीपी बढ़ा देगा, तो 2 हफ्ते में 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके अलावा हमें और क्या पता करना चाहिए, हम मैक्सिमम इंजेक्शंस को क्या करते हैं, शेक करते हैं वायल को, इसको कभी भी शेक नहीं करते, क्योंकि बायोलॉजिकली जो इसका मोलिक्यूल है वो टूट सकता है और क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो कभी भी इसको शेक नहीं करते। इसकी जो वायल आती है दोस्तों वो 1 टाइम यूज की आती है। कैसी वायल आती है, 1 टाइम यूज, यानी एक ही बार यूज करना है, इसके अंदर कोई किसी तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं आता, कोई किसी का तरीके का प्रिजर्वेटिव नहीं आता। तो जो रिमाइंडर है, मान लीजिए जो कुछ रिमाइंडर बच गया उसको हम यूज नहीं करते, क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ये चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए एरिथ्रोपोइटिन के बारे में। दोस्तों ये चीज़ें आपने 1-2 बार पढ़ ली तो मतलब हमेशा के लिए याद रह गई, वापस रिवाइज कर लिया, याद रह गई, लिख लिया कहीं पर। मेरे वीडियोज इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए कि केवल ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपको ईजीएस्ट तरीके से लाइफ लॉन्ग के लिए याद रह सकें, आपके दिमाग में चिपक करके रह सकें। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन बिगिनिंग आईवी एरिथ्रोपोइटिन यू शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 ऑप्शन और उठा देगा, 3 ऑप्शन और उठा देगा, उनमें से 4 ऑप्शन रख देगा, फिर पूछ लेगा आपसे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, एक ऑप्शन को छोड़ करके। चेकिंग द हीमोग्लोबिन लेवल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग सब्सिक्वेंट डोजेज, यानी कि इपोएटिन चल रहा है और नेक्स्ट डोज देने के लिए हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करेंगे क्या, कभी नहीं करते। इसका इफेक्टिवनेस जो है वो केवल और केवल हीमेटोक्रिट से देखी जाती है, हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं है। शेकिंग द वायल थोरोली टू मिक्स द कंसंट्रेशन वाइट मिल्की सॉल्यूशन, शेक करने के लिए मैंने अभी मना किया वायल को, क्योंकि मॉलिक्यूल टूट जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कीपिंग द मल्टी डोज वायल रेफ्रिजरेटेड बिटवीन शेड्यूल्ड ट्वाइस अ डे, मैंने मना किया। एक डोज को जैसी भी मल्टी डोज वायल हो, जैसे एक सिंगल डोज ले ली, रिमाइंडर डोज को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन थ्रू आईवी लाइन, यस मैंने बताया आईवी लाइन के लिए। विदाउट अदर मेडिकेशन, यस ये भी बताया, बिना किसी दूसरी मेडिकेशन के आईवी लाइन से हम इसको देते हैं जी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एडजस्टिंग द इनिशियल डोजेज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चेंजेज इन ब्लड प्रेशर, क्या पेशेंट के ब्लड प्रेशर के हिसाब से डोजेज चेंज करेंगे क्या, यस करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा जा रहा है तो इपोएटिन का डोज जो है वो कम करना ही पड़ेगा हमें, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एजुकेटिंग द पेशेंट टू अवॉइड ड्राइविंग एंड परफॉर्मिंग हजार्डस एक्टिविटी ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रीटमेंट, मैंने बताया पेशेंट का बीपी बढ़ने की वजह से पेशेंट को हेडेक्स आ सकते हैं,
डिजीनेस हो सकती है पेशेंट को, इसलिए हजार्डस एक्टिविटी और ड्राइविंग से पेशेंट को मना करते हैं। तीनों लास्ट के ऑप्शंस डी ई एफ जो है दोस्तों करेक्ट हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A patient state that she is afraid of receiving vitamin B12 injections because of potential toxic reactions, यानी कि तो पोटेंशियल टॉक्सिक रिएक्शंस की वजह से विटामिन B12 लेने से कोई लेडी जो है वो घबरा रही है पेशेंट। विच इज द नर्सेज बेस्ट रिस्पॉन्स टू रिलीव दीज फियर्स, उसके डर को दूर करने के लिए आपका बेस्ट रिस्पॉन्स पेशेंट को क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों विटामिन B12 की टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B12 की टॉक्सिसिटी, दोस्तों टॉक्सिसिटी किसकी होती है, अगर कोई भी ड्रग या हमारी बॉडी के अंदर एक अलाउड अमाउंट से, अलाउड वॉल्यूम से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। तो क्या विटामिन B12 टॉक्सिक हो सकता है क्या, टॉक्सिक हो सकता है क्या, देखते हैं जी। विटामिन B12 कैसा वो विटामिन है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है दोस्तों। कैसा विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके अलावा और कौन सा विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा और सी बी पूरा, दोनों के दोनों जो हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ये विटामिन्स क्या होते हैं, जितनी ज़रूरत है बॉडी के अंदर उतने रिटेन रहते हैं, एक्सेस अमाउंट जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए लगभग डेली इनकी रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा ही नहीं होता तो टॉक्सिसिटी का सवाल ही नहीं होता। ये आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसका एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है कि भाई एडवर्स इफेक्ट जो केवल इसके प्रिजर्वेटिव की वजह से अगर कोई हो तो वो हो सकता है विटामिन B12 की वजह से कभी कोई रिएक्शन, रिएक्शन नहीं, एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। तो आपको इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में समझ में आ जाना चाहिए कि टॉक्सिसिटी इसकी नहीं होती है। तो क्या है आपको, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, विटामिन B12 विल कोज रिंगिंग इन ईयर्स, नहीं जी। विटामिन B12 में कोज वेरी माइल्ड रेशेज, नो। विटामिन B12 कोज माइल्ड नोजिया, नो। विटामिन B12 जनरली फ्री ऑफ टॉक्सिसिटी, यस फ्री ऑफ टॉक्सिसिटी, क्योंकि बॉडी के अंदर रिटेन नहीं रहता, निकल जाता है बॉडी से बाहर, कैसे, यूरिन के थ्रू, बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल। क्लियर है दोस्तों आंसर इसका, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient with macrocytic anemia has a burn on her foot and states that she had been watching TV while lying on a heating pad. Which action should be the nurse's first response? दोस्तों मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब दोस्तों बड़ा, बिग, लार्जर, ये चीज़। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया, मैक्रो का मतलब बड़ी साइज में सेल्स हो जाती हैं, इसका मतलब आरबीसीज का साइज जो है बड़ा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए, विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा तो क्या होता है, पैरेस्थीजियाज, पैरेस्थीजिया में क्या मतलब, टिंगलिंग एंड प्रिकलिंग, सेंसेशन लॉस हो जाता है। पेरिफेरल सेंसेशन जो है वो लॉस ऑफ पेरिफेरल सेंसेशन, पेरिफेरल सेंसेशन का लॉस होगा तो क्या होगा, टिंगलिंग एंड प्रिकलिंग के सिम्टम्स आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, कोई मैक्रोसाइटिक एनीमिया की पेशेंट जो है वो उसको बर्न हो गया उसके फुट पर, और उसने बताया कि टीवी देख रही थी और हीटिंग पैड पर उसका पैर था। तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए दोस्तों, किस वजह से हो गया होगा, आप समझिए। मैक्रोसाइटिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज के पूरे चांसेज है, जिसकी वजह से पेरिस्थीजिया सेंसेशन की कमी होगी, पता ही नहीं लगा होगा उसके हीटिंग पैड पर, और पैर उसका जो है लेडी का जल गया। तो इसका मतलब असेस फॉर पोटेंशियल अब्यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी किसने जलाया होगा, नहीं। चेक फॉर डिमिनिश्ड सेंसेशन, यस डिमिनिश्ड सेंसेशन के लिए आप चेक करेंगे पेशेंट को कि पेशेंट का सेंसेशन तो डैमेज नहीं हो गया। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स
डॉक्यूमेंट करेंगे लेकिन ये फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा दोस्तों। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स फिलहाल ये क्लीन एंड ड्रेस एरिया करेंगे, लेकिन ये भी फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद पॉलीसाइदीमिया वेरा। पॉलीसाइदीमिया वेरा दोस्तों क्या चीज़ होती है, हमें आपको पढ़ना पड़ेगा और मतलब हम सिखाएंगे आपको, हम बताएंगे पॉलीसाइदीमिया वेरा एक्चुअल में चीज़ क्या है। अबाउट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम दिस डिजीज, विच मैनिफेस्टेशन शुड यू इंक्लूड द पेशेंट्स टीचिंग प्लान, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं, पॉलीसाइदीमिया वेरा एक्चुअल में एक तरीके का ब्लड कैंसर ही है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ब्लड कैंसर। और इसके अंदर एक्चुअल में क्या होने लग जाता है, आरबीसीज की नंबर ज़्यादा बढ़ जाती है। आरबीसीज की नंबर ज़्यादा बढ़ती है तो पैसे ब्लड की विस्कोसिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। विस्कोसिटी का मतलब समझते हो, विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे वाटर हो गया, आपका ऑयल हो गया, फिर हनी हो गया। मैं 3 एग्जांपल, वाटर सबसे तेज़ बहेगा, ऑयल उससे कम, और हनी बहुत ही धीरे बहेगा क्योंकि हनी की विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आरबीसीज के ज़्यादा होने से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो मतलब ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, रुक के चलेगा, तो थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं पेशेंट में। थ्रोम्बोसिस के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा पॉलीसाइदीमिया वेरा के बारे में। अब यहाँ पर इन्होंने पेशेंट टीचिंग प्लान में इन्होंने सिम्टम्स दे रखे हैं, साइन सिम्टम दे रखे हैं दोस्तों। तो ये आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट से मैं बता देता हूँ, एक निमोनिक से, जो कि मैंने ही बनाया, समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कहीं से भी, तो बनाया इसको और देखते हैं कि इसको मतलब कैसे याद रखें। कैसे याद रखना है दोस्तों, DTHI2 हार्ट। ये पूरे तो नहीं आएंगे दोस्तों, अभी भी याद करना पड़ेगा। डी का मतलब दोस्तों यहाँ पर किससे है, डिजीनेस से है, डिजीनेस से है। टी का मतलब दोस्तों यहाँ पर टीनिटस से है, टीनिटस से है। एच का मतलब दोस्तों यहाँ पर हेडेक से है, हेडेक से। और फुलनेस ऑफ हेड भी है, फुलनेस ऑफ हेड या हेडेक से भी है दोस्तों। आई का मतलब यहाँ पर आई में क्या डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, क्या चेंजेज आते हैं कि विजुअल डिस्टर्बेंस आ जाता है दोस्तों, विजुअल डिस्टर्बेंस। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना, आप हल्के में लेना। टू का मतलब यहाँ पर टो से है दोस्तों, और टो का मतलब टो के अंदर यानी जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है। यूरिक एसिड किससे बनता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा बनता है। यहाँ पर यूरिक एसिड ज़्यादा क्यों बन जाता है, क्यों आरबीसी ज़्यादा बन रही हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है इनका भी, वो तो डिस्ट्रक्शन भी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता हो तो यूरिसीमिया हो जाता है। यूरिसीमिया मतलब हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है दोस्तों, जिसकी जो जाकर के यहाँ पर जम जा रहा है, मतलब एक तरीके से गाउट के सिम्टम्स आ जाते हैं, यूरिक एसिड का जमना, जिसके पेन जो जॉइंट्स हैं वो भी पेनफुल हो जाते हैं, दिमाग में रखना है। हार्ट से रिलेटेड क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जी, हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट को, हार्ट की वजह से पंपिंग ठीक नहीं हो रही तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, पंपिंग ठीक नहीं होगी तो भैया पोजीशनिंग की वजह से ऑर्थोपनिया होगा, ठीक है ना, ठीक है। और क्लोटिंग टाइम जो है पेशेंट का ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन को लेकर के। तो हियरिंग लॉस है क्या, नहीं। टीनिटस है। विजुअल डिस्टर्बेंस, यस है। हेडेक, यस है। ऑर्थोपनिया, यस है। गाउट, यस है। वेट लॉस का हमने नहीं सुना जी यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a patient is diagnosed with aplastic anemia, aplastic anemia का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो वर्ड होते हैं, हाइपोप्लेजिया और एप्लेजिया। मतलब प्लेजिया है ना कॉमन, प्लेजिया का मतलब वैसे होता है फंक्शन, हाइपो का मतलब लेस फंक्शन। लेस फंक्शन किसका दोस्तों, बोन मेरो का लेस फंक्शन। बोन मेरो का लेस फंक्शन होगा तो ब्लड सेल्स भी क्या होंगी जी, कम बनेंगी। ब्लड सेल्स कौन कौन, आरबीसीज भी कम बनेंगी, डब्ल्यूबीसीज भी कम बनेंगी, और प्लेटलेट्स भी कम बनेंगी। तीनों की तीनों सेल्स कम बनती है तो इसे हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब कम हो गई, साइटो मतलब सेल्स, सारी की सारी सेल्स कम हो गई दोस्तों। सारी की सारी सेल्स में आप देखिएगा, एक एक चीज़ ज़्यादा लेंथ में जाने की जरूरत नहीं है। आरबीसीज कम होंगी तो क्या हो गया, एनीमिया हो गया।
WBCs कम हो गई तो क्या हो गई दोस्तों, इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई, इन्फेक्शन की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, प्लेटलेट्स कम हो गई तो दोस्तों ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसको लेकर के, एप्लास्टिक एनीमिया को लेकर के। तो पेशेंट डायग्नोस्ड विद एप्लास्टिक एनीमिया, यू शुड असेस द पेशेंट फॉर चेंजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन कम हो जाएगा, हमने पढ़ लिया जी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो चेंज आ जाएगा। ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी का, यस होगी। प्लेटलेट्स कम हो गई। इनटेक आउटपुट नो, पेरिफेरल सेंसेशन नो, बाउल फंक्शन नो। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो आज के लेवल का। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ब्लड से रिलेटेड अनाटमी और फिजियोलॉजी से वन लाइनर्स लेकर के आऊँगा दोस्तों, वेरी सून का मतलब विद इन ए डे ओनली, और हम उनको सबको स्टडी करेंगे। लगभग 100 से ऊपर पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो आप नर्सिंग स्मार्ट के साथ में जुड़े रहिए। मेरे पीछे के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज दोस्तों कहीं पर भी आपको कंटेंट अगर पसंद नहीं आ रहा दोस्तों, तो नर्सिंग स्मार्ट के साथ में हम कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ में रहिए, क्योंकि हम आपको रेगुलर पूरी तैयारी कराने वाले हैं। नेक्स्ट ही वीडियो में ब्लड से रिलेटेड वन लाइनर्स लेकर के आएंगे हम। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे विद नर्सिंग स्मार्ट। थैंक यू।